प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था प्रतिरोध पर एसी वोल्टता, और उसमें हमने दो समीकरण हमको प्राप्त हुई थी। पहली समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा टी वोल्टेज दिया गया था परिपथ में, और उसके पश्चात जो धारा उत्पन्न हुई थी I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ठीक है ना। हमने यहाँ पर V और I के बीच में ग्राफ खींचना है, वक्र बनाना है। तो इस प्रकार से हम V और I के बीच में वक्र बनाएंगे। ये परीक्षा में बनाना होता है जरूरी वक्र, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये अक्षय आपके पास x अक्ष हो गई, y अक्ष हो गई, इधर ये ओमेगा टी कोण चल रहा है। ठीक है। 0 जैसे ही हमने यहाँ पर वोल्टता आरोपित की, ठीक उसी समय यहाँ पर धारा भी उत्पन्न हुई और धारा और वोल्टेज एक ही दिशा में बहने लगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी कोण जो है दोनों के बीच में समान है, तो एक समान कोण है, यानी कि थीटा बराबर ओमेगा टी है, तो यहाँ पर दोनों की दिशाएं एक समान होगी। ठीक है ना। इस उच्चतम मान को जो नीले से दिखा रखा हमने यहाँ पर, ये उच्चतम मान है। इसका मान यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका आधार का मान I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और ये उच्चतम जो दूरी होती है ये धारा का शिखर मान कहलाता है। इसी प्रकार से ये वाला आपके पास V बराबर V0 sin ओमेगा टी का है, और ये उच्चतम जो दूरी है इसकी आयाम, इसे हम वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं। ठीक। तो जब हम एसी वोल्टता प्रतिरोध लगाते हैं तो उस स्थिति में धारा और वोल्टेज दोनों जो है समान कला में चलते हैं। समझे ना। ये साम्यावस्था है। O से ऊपर की तरफ धारा और वोल्टेज को धनात्मक लेते हैं, O से नीचे की तरफ धारा और वोल्टेज को ऋणात्मक लेते हैं। तो एक पूरे चक्र में धारा का मान अधिकतम भी होता है और न्यूनतम भी होता है, यानी कि धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने पढ़ा था कि धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। एक पूरे चक्र के लिए, साइकिल के लिए, एक बार धारा का मान अधिकतम होता है और दूसरी बार धारा का मान न्यूनतम होता है। तो इस प्रकार से आपने एक ग्राफ बनाना है। इसके साथ ही हम यहाँ पर फेजर आरेख बनाते हैं। फेजर आरेख में यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान V0 दिखाएंगे। चूंकि यहाँ पर जो कोण है ओमेगा टी दोनों के लिए समान है। अभी हमने देखा साइन ओमेगा टी जो कोण है, थीटा का जो मान है थीटा बराबर ओमेगा टी, तो थीटा का जो मान है वो दोनों के लिए क्या है, समान है। तो इसलिए हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, एक ही दिशा में इसको प्रदर्शित करेंगे कि वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। इनके बीच में जो कलांतर है वो शून्य है, कोई कलांतर इनके बीच में नहीं है। दोनों एक ही दिशा में, एक ही समय में, एक ही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे कला आरेख कहते हैं, फेजर आरेख इसको हम कहते हैं, कला आरेख कहते हैं। I0 और V0 यहाँ पर क्या है, समान कला में है। ठीक। तो ये दोनों चित्र आपने जो है पेपर में बनाने होते हैं और बनानी चाहिए आपको, इससे अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परिपथ में धारा बहती है,
वोल्टेज आरोपित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ऊर्जा क्षय कितना होता है, ठीक है ना, कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कितनी ऊर्जा क्षय हो रही है, तो शक्ति क्षय हम यहाँ पर निकालेंगे। तो परिपथ में शक्ति क्षय, तो हम जानते हैं शक्ति बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। ये सामान्य परिपथ के लिए है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में शक्ति जो होती है किसी परिपथ में P बराबर आई स्क्वायर आर के बराबर होती है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चूँकि I बराबर होता है आई जीरो साइन ओमेगा टी, अभी हमने पढ़ा था, निकाला था हमने, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, I की जगह पे ये रख देंगे हम। तो समीकरण 1 में मान रखने पर P बराबर क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, स्क्वायर है ये, तो आई जीरो का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पर, सिंपल सा है, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा इंटू आर, क्योंकि ये स्क्वायर है, आई का स्क्वायर है, तो ये पूरा आई है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पूरे चक्र के लिए अब हमें क्या करना है, पूरे चक्र के लिए ऊर्जा क्षय का मान ज्ञात करना है। जो औसत मान इसका है ऊर्जा क्षय का, उसको हमें ज्ञात करना है। तो P औसत, तो P औसत को आप P औसत भी ले सकते हैं और P बार भी लगा सकते हैं ऊपर। हम यहाँ पे दोनों दिखा रखे हैं, पेपर में आपने केवल एक ही दिखाना है, दोनों भी लिख सकते हैं, पर तो ऐसी ज़रूरत नहीं है दो की। P औसत लिख सकते हैं या P बार का चिन्ह आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये औसत हो गया है, अब इस आगे वाले का भी औसत निकलेगा। तो आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, आर यहाँ पर है, ठीक है, इंटू आर। इसका हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। यहाँ पर जो आई धारा का जो शिखर मान है आई स्क्वायर और आर, ये हम भार ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रवर्तित हो रहा है एंगल जो है प्रवर्तित होगा ठीक है सापेक्ष, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत निकाल लेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब आ गया P बार दैट इज इक्वल टू 1/2 आई जीरो स्क्वायर इंटू आर। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1/2 एक पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, एक पूरी साइकिल के लिए, इस प्रकार से पूरी साइकिल के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हमने 1/2 प्रूव किया था, हमने पीछे निकाला था, ठीक है। आपको ध्यान होगा, आप देख भी सकते हैं, याद आपने पूरा करना है इसको। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो इसको आप यहाँ पर रख देंगे। तो रख दिया हमने। तो इस प्रकार से आपको P बार दैट इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, और आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के लिए रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। तो इसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान। किसका है, धारा का है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो P बार दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। तो इस प्रकार से आप शक्ति क्षय का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितनी यहाँ पर शक्ति क्षय हो रही है, ठीक है, ओके।